तो बच्चों आज अपन को डिस्कस करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अपन स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, तो स्पेक्ट्रम में क्या बोलते हैं अपन, वेबज्योर 7 कलर्स, वॉयलेट टू रेड, ये विजिबल लाइट के लिए होता है। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इनको मैं एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूं। एनर्जी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, इनकी स्पीड सेम होती है, इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने वेव्स में एक फॉर्मूला देखा था, V = n लैम्डा, मतलब n = v by लैम्डा। यदि v कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी। तो ऐसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, क्योंकि सबकी स्पीड सेम होती है। और इसीलिए यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको बता रहा हूं एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बच्चों यहां पर जो सबसे लास्ट 7 नंबर पर भी जो वेव्स है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, पर कहने को सबसे कम है इन 7 में, पर फिर भी बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत एनर्जी होती है। इसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक यदि जब वेव्स को ट्रांसमिट करना होता है, साउंड वेव्स को स्पेशली, जैसे आवाज में बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, अभी सबको बहुत दूर तक यदि ट्रांसमिट करना है तो साउंड वेव्स में इतनी दम नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक जाए। तो साउंड वेव्स को रेडियो वेव्स, लास्ट नंबर की वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज बैठा देते हैं, फिर ये लेके जाती है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। मतलब जैसे अपन बोले कि 10 अमीरों की लिस्ट टॉप 10, तो आप ये मत समझिए कि 10वें नंबर का जो अमीर है वो गरीब है। वो अमीरों के लिस्ट में 10th नंबर पर है, लेकिन एवरेज से बहुत ऊपर है। वैसे ही रेडियो वेव्स, इसकी फ्रीक्वेंसी इन 7 में सबसे कम है, पर बहुत ज्यादा होती है। तो यदि मेरी आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पूरा याद कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं। मुझे जैसे फर्स्ट वेव है गामा रेस, तो बच्चों गामा रेस को डिस्कवर किया था बैकरल एंड क्यूरी ने, मैडम क्यूरी, 1896 में। गामा रेस की जो वेवलेंथ रेंज होती है बच्चों, वो होती है 0.0006 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी रेंज हर्ट्ज में ये होती है 5 × 10⁻22 हर्ट्ज टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। गामा रेस को जो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं
वो प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। इनमें बहुत एनर्जी होती, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर थिक मेटल प्लेट को भी क्रॉस कर जाती हैं। इनका यूज है बच्चों इन क्योर ऑफ कैंसर। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इनको जैसे बोर्ड पर 7 कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स पर आप लिख दें और फिर आप याद कर लें तो नोट्स लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम होना चाहिए वेव के लिए, सेकंड कॉलम डिस्कवरर के लिए, मैंने बाकायदा बताया आपको डिस्कवरर, वेवलेंथ रेंज होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी रेंज होनी चाहिए, फिर सोर्स होना चाहिए, डिटेक्टर होना चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए। यदि इन सारे पॉइंट्स को आप याद कर ले तो आप अपने वर्ड्स में पूरा नोट्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गामा रेज आर discovered by Becquerel and Curie in 1896. The wavelength range of these rays are 0.0006 angstrom to 1 angstrom, and the frequency range 5 into 10 to the power 22 hertz to 3 into 10 to the power 18 hertz. These rays are produced on disintegration of radioactive nuclides. These rays has high penetrating power and it is used for the cure of cancer. Second बच्चों, X-rays discovered by Rontgen in 1895, and the wavelength range of these waves 0.001 angstrom to 300 angstrom, and the frequency range of these rays 3 into 10 to the power 28 hertz to 1 into 10 to the power 16 hertz. These rays are produced on stopping the fast moving electrons by heavy metal target. जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। जब इलेक्ट्रॉन रेज निकलती हैं तो उनके रास्ते में हैवी मेटल प्लेट को, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको ऐसे टिल्टेड इंक्लाइन रख देते हैं। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रेज पड़ती तो रिफ्लेक्ट होती है। जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो एक्स रेज होती है, ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए अपन लिख सकते हैं, डिटेक्टर पर्पज से अपन लिख सकते हैं, अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट wrapped in wooden frame. इनका यूज, एप्लीकेशन इन सर्जरी एंड इन स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बच्चों, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, डिस्कवर्ड बाय रिटर in 1801, at the wavelength range of these waves 6 angstrom to 4000 angstrom, and the frequency range 5 into 10 to the power 17 hertz to 8 into 10 to the power 14 hertz. Source of these UV rays: sun, carbon arc, electric discharge tube, etc. These radiations chemically most active, क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा केमिकली एक्टिव रेज कौन सी? यूवी रेज। और डेफिनेटली एक्साइट फोटोग्राफिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तब आपको पता चलेगा यूवी रेज का यूज। तो एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसका यूज होता है।
एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। नेक्स्ट बच्चों विजिबल लाइट। डिस्कवरर न्यूटन in 1666 and the wavelength range of these rays, ये तो रट लेना पड़ेगा आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम। कुछ बुक 7800 भी बोलती है, कुछ बुक 7900 भी बोलती है। तो जैसे मैंने बताया ना, विजिबल रेज मतलब विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड तक। तो सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो वॉयलेट की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, और सबसे ज्यादा रेड की, जैसे यहां मैं आपको बोल रहा हूं 8000 एंगस्ट्रॉम। ये बच्चों इनका सोर्स क्या है? इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट। भाई डिटेक्टर में आप लिख सकते हो अदर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन इट्स प्रेजेंस। फिर एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो टू सी अदर ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इंफ्रारेड रेडिएशंस, इसको डिस्कवर किया था हर्शेल ने 1840 में, और बच्चों इनकी वेवलेंथ तो रेंज होती है 8000 एंगस्ट्रॉम टू 10 टू द पावर 7 एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है इनकी 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। सोर्स है इनका फ्रॉम हीटेड ऑब्जेक्ट्स। मैक्सिमम हीटिंग इफेक्ट इन्हीं में होता है, और इसलिए नाइट फोटोग्राफी में इनका यूज करते हैं। यदि जब बाहर आप धूप तापते हैं तो आपको जो दिखाई देता है वो विजिबल लाइट की वजह से, लेकिन जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो इन इंफ्रारेड रेडिएशंस की वजह से। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है, हीट एनर्जी, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस में ही होती है, विजिबल लाइट में नहीं होती है। फिर नेक्स्ट बच्चों माइक्रोवेव्स discovered by Hertz in 1888, and the wavelength range of these waves 10 to the power 7 angstrom to 3 into 10 to the power 9 angstrom, and the frequency range 3 into 10 to the power 11 hertz to 10 to the power 9 hertz. These waves produces by spark discharge or by magnetron valve or by crystal oscillator. इनके लिए डिटेक्टर है बच्चों पॉइंट कांटेक्ट डायोड। इसका यूज करते हैं अपन राडार में, टेलीकम्युनिकेशन में। और लास्ट जो है बच्चों रेडियो वेव्स, इसको डिस्कवर किया था मार्कोनी ने 1895 में। वेवलेंथ रेंज इसकी होती है बच्चों 3 इंटू 10 टू द पावर 9 एंगस्ट्रॉम टू 10 टू द पावर 12 एंगस्ट्रॉम, और फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 हर्ट्ज। इसके लिए सोर्स है बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, डिटेक्टर बाय एलसी सर्किट, और यूज है इन टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीविजन। तो बच्चों ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मुझे लगता है आपको टेबल प्रॉपर बनाकर जो मैंने बोला था उसको टेबल में बनाकर आपको कई बार प्रैक्टिस करके रट लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे रटना बहुत आसान है। आप बिल्कुल यदि 10 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये पूरी 7 वेव्स फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप देख रहे हैं
जब एक वेव की फ्रीक्वेंसी जहां फिनिश होती है दूसरी वेव की वहां से स्टार्ट होती है। ऐसा ही वेवलेंथ में भी, तो आपके लिए थोड़ा इजी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को एटमॉस्फेयर पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, जो कि थोड़ा सा टफ होता है। यदि आप बुक से नहीं देखें तो बहुत सारा, इतना सारा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक यदि यूज करेंगे तो आप अच्छा खासा नोट्स लिख सकते हैं। एक्चुअली में अर्थ सरफेस से लेके लगभग 300 किलोमीटर हाइट तक एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.002% इनर्ट गैसेस जैसे नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन। इसके अलावा वाटर वेपर, हाइड्रोकार्बन, सल्फर कंपाउंड्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ये एटमॉस्फेयर जो है वो अपना डिफरेंट नेचर शो करता है। इस नेचर के बेसिस पर एटमॉस्फेयर को मेन 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो सबसे फर्स्ट लेयर रहती है, लोअर लेयर, वो है बच्चों ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड ओजोनोस्फेयर, फोर्थ मेसोस्फेयर और फिफ्थ जो है आयनोस्फेयर। ये सब जो लेयर्स हैं इनके नेचर डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, इसलिए हमको इनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, पर इतनी सारी इंफॉर्मेशंस बहुत हम लोग कुछ पॉइंट के बेसिस पर मेमोरी में रख सकते। तो बच्चों चलो इनको अपन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को सेपरेट सेपरेट डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लगभग अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर हाइट तक ट्रोपोस्फेयर है। जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, फ्रॉम 0 to 12 किलोमीटर हाइट तक। ये जो लोएस्ट लेयर, इसमें जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। dt by dh मींस चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, माइनस का मतलब डिक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे हाइट पर जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, और लगभग इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है उसका टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें बच्चों मेनली वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होते हैं, जो सन से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। फिर नेक्स्ट सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर। लगभग अर्थ सरफेस 12 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये बच्चों लगभग इसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते, और लगभग इसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म मेंटेन रहता है। फिर 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेयर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। इसमें बच्चों मेनली ओजोन गैस अवेलेबल होती है, ओजोन लेयर। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो सन से यूवी रेज आती हैं और एक्स रेज, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन लेयर, और अर्थ सरफेस तक नहीं आने देती है। मेजर पार्ट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि यूवी रेज जो है वो ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स, इनकी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमको बच्चों प्रोटेक्ट करती है, गॉड ने हमको ओजोन लेयर दी हुई है। इसमें जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं बच्चों, टेम्परेचर फिर इंक्रीज होने लगता है, -56 से लेकर लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक टॉप मोस्ट लेयर तक पहुंच जाता है ओजोनोस्फेयर।
फिर फोर्थ है बच्चों मेसोस्फीयर। इसमें फिर से हाइट पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, लगभग 3.3 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और साथ ही साथ एयर की डेंसिटी जो है वो भी हाइट पे जाने पर और ज्यादा डिक्रीज होने लगती है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट आयनोस्फीयर। तो एक्चुअली में जो सन से आने वाली यूवी रेज और एक्स रेज है, ये इनको ये एटमॉस्फेयर जो लेयर है एब्जॉर्ब करता है, और ये यूवी रेज और एक्स रेज इसलिए एयर को आयनाइज कर देता है। तो बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और लगभग 100 किलोमीटर हाइट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इसी प्रॉपर्टी की अपन हेल्प लेते हैं, और इसकी हेल्प से फिर यूवी रेज रेडियो वेव्स को अपन ट्रांसमिट करते हैं, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों ये है एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स की ये प्रॉपर्टीज। यदि आप इसको नोट कर लें और इस तरीके से पॉइंट वाइज कर लें, तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छा नोट्स लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर पर। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, मैं साइड में हो गया हूँ, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ट्रोपोस्फेयर के पूरे पॉइंट्स नोट कर सकते हैं, इनको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है बच्चों एटमॉस्फेयर के बारे में आपको डिटेल में पता होना, क्योंकि आगे इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक।